लास्ट टाइम आज अपना चैप्टर इसमें खत्म हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तक। उसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे टिक करके। आज ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप जाओ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो भी है वो सारे आप बना सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, आज ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे, इसके बाद आप सारे इसमें क्वेश्चन बना सकते हो। अब इसमें देखो ध्यान से क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लास्ट टाइम पढ़ा था, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। ठीक है, याद है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको एक डिफरेंस बताया हुआ था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि बॉन्डेड एटम्स हैं दो, उनके एक इलेक्ट्रॉन एक का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे का है, और वो अपने बॉन्डेड स्टेट में है, बढ़िया स्टेट में है। तब तक एक ने क्या किया, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसको हम कहेंगे कि वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जो अट्रैक्ट होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि अपने पास ये दो थे, ए और बी। अब यहाँ पर ये बी का इलेक्ट्रॉन था, ये ए का इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर एक कंडीशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ए की है वो ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे, बी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ए की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस पे डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ये पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन में सपोज बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से, तो इस केस में बी के ऊपर डेल नेगेटिव और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव का चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब देखी जाती है, बॉन्डेड स्टेट में देखी जाती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है। हमने सबसे पहले दो तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एटॉमिक प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। ये मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है, इसके लिए आपको कम से कम दो एटम की जरूरत है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए आप सिंगल एटम का मेजर कर सकते हैं कि किसका पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, किसका नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, उसमें दो एटम की जरूरत नहीं है। ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, वो एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की मैंने बताया था यूनिट्स हैं, किलो जूल पर मोल में, किलो कैलोरी पर मोल में, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं कहेंगे, हम इसके स्केल से इसको चेक करते हैं। पॉलिंग स्केल होती है, जैसे अपने पास पीएच स्केल होती है ना, उसी तरीके से पॉलिंग स्केल होती है, उससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहाँ पे चेक करते हैं। ये कुछ चीजें मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। ठीक है, इसके अलावा आइसोलेटेड एटम के लिए कौन किसके लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को ले लेना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। अब दोनों अलग अलग चीजें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब अट्रैक्शन है। अब वो लेगा नहीं लेगा, अपने पास रखेगा नहीं रखेगा, वो अलग बात है, बट वो अट्रैक्ट बहुत ज्यादा करेगा। जैसे फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सबसे ज्यादा, फ्लोरीन। उसकी किस तरह की प्रॉपर्टी है, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी, खींचने की प्रॉपर्टी है अपनी तरफ, वो रखेगा नहीं। दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा EGH में लिख देता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसका मतलब है एक्सेप्ट करना, और वो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी आती है, क्लोरीन की, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, फ्लोरीन अट्रैक्ट कर पाएगा बट अपने पास नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत स्मॉल साइज होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा है, और क्लोरीन एक्सेप्ट भी कर लेगा। तो क्लोरीन का डेल्टा EGH हाईएस्ट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की हाईएस्ट होगी। ये इसमें मेन एग्जांपल है जो आपके एनसीईआरटी में भी पीछे क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। यहां तक हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया था। लेक्चर 11 12 की रिकॉर्डिंग आज हो जाएगी बेटा। लास्ट पिछले वीक में क्या था ना, आपके पीटी चल रहे थे, बाकी मैं भी थोड़ा सा, आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज होती है, बिल्कुल सबके लिए यूज होगी, इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा अभी। ठीक, तो इतनी चीजें क्लियर थी, ये तो आपने लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था, आपने रिवाइज कर लिया होगा। नोट्स आज मैं आपको कंप्लीट दे दूंगा, साथ में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो भी हैं सारे क्वेश्चन आप बनाओ। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट कल की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।
अच्छा, अब इसके अंदर दूसरा आता है इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे लिखेंगे कि फैक्टर्स किस किस के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड कर सकती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग EN, ठीक है जी। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड कर रही है? कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एटम की ज्यादा होगी जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी खींचने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्या ये पॉइंट आप अपने दिमाग में रखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? अब साइज ऑफ एटम्स अगर हम देखें सबसे पहला, तो जितना छोटा साइज एटम का होगा उसमें अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा उसमें अट्रैक्शन होगी। तो उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना छोटा साइज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। सो साइज ऑफ एटम डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों होगा ऐसे? बिकॉज जितना छोटा साइज एटम का होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो हाँ, स्टार्टिंग से एंड तक के सारे आपको नोट्स भेज देंगे। आज आपको स्टार्टिंग से एंड तक के सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से एंड तक के मैं सारे नोट्स भेज दूंगा, ठीक है भाई। ये चीज अपने को क्लियर हुई, पहला पॉइंट, ठीक है। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा जेड इफेक्टिव, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना है, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना बढ़ जाएगा। तो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंपल सा है। तीसरा, तीसरा सारे पॉइंट इसमें पूछे जाते हैं। अब देखो, एक लिखता हूं मैं चार्ज ऑन कैटायन, इसके बाद इन सारे फैक्टर्स को मिला करके ट्रेंड देखेंगे हम, ठीक है। जनरल ट्रेंड कैसे फॉलो हो रहा है। चार्ज ऑन कैटायन, ये बताओ मेरे पास दो कैटायन है, मेरे पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है और एल्यूमिनियम पॉजिटिव है। सपोज एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है और एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, दोनों में चार्ज है, इसमें +1 चार्ज, इसमें +3 चार्ज है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस आयन की ज्यादा होगी? आपको क्या लगता है? साइज से रिलेट कर लो, कैटायन एनायन का साइज आपको बताया हुआ है, साइज से आप रिलेट करके बता दो कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको लग रहा है यार बहुत ज्यादा होने वाली है। शिवांग, प्रियांशु, गोल्ड, बेटा देखो मुझे ना रिस्पॉन्स आना चाहिए सबका, फिर ऐसे ऐसे तो बेटा बात नहीं बनेगी, एक ही तरफ से तो फिर नहीं हो पाएगा काम। आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब देखो भाई, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पॉजिटिव, इसमें से ये पता कर लो कि स्मॉलर साइज वाला कैटायन कौन सा है। कैटायन का साइज नो डाउट अपने पेरेंट आयन से स्मॉलर होता है। अगर मैं यहां पर एल्यूमिनियम को कंपेयर करूं तो एल्यूमिनियम का साइज सबसे छोटा होगा, उसके बाद एल्यूमिनियम पॉजिटिव, इस तरीके से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। मतलब पेरेंट एटम का साइज सबसे बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में? उसके कैटायन के कंपैरिजन में। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि पेरेंट एटम का साइज ज्यादा होता है, फिर कैटायन का साइज कम होता है, और जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाता है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल चुके हैं। अब प्रोटॉन का नंबर तो सेम है और इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, तो उससे अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी और उसका साइज और भी छोटा होता जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 पॉजिटिव भी लिख देता तो उससे भी छोटा साइज किसका आ जाता है? 3 पॉजिटिव का। मतलब अगर मैं ये साइज का ऑर्डर दे सकता हूं, ये किसका ऑर्डर दे सकता हूं? आयनिक साइज का मैं ये ऑर्डर दे सकता हूं। अगर आयनिक साइज का ये ऑर्डर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा? इसका अपोजिट होगा, नहीं होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इसका अपोजिट हो जाएगा ना। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव
फिर एल्यूमिनियम पॉजिटिव और फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, ये बताओ। क्लियर? तो कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। और साइज कैसे कैटायन का छोटा होगा कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा। मींस 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं बट अभी भी प्रोटॉन तो उसके अंदर सेम ही होंगे, प्रोटॉन तो 13 है। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर सबसे कंपेयर करेंगे, अभी तो हम फैक्टर देख रहे हैं, हम सब चीजों से उसको कंपेयर करेंगे। तो साइज ऑफ कैटायन से मैंने कंपेयर किया, मैंने किस किस से कंपेयर किया, साइज ऑफ एटम से, चार्ज ऑफ कैटायन से, जेड इफेक्टिव से। अब जैसे चार्ज ऑफ कैटायन से कंपेयर किया वैसे चार्ज ऑफ एनायन से भी कंपेयर कर सकते हैं। देखो ये कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा ना अपने पास, चार्ज ऑन एनायन। अब ये तो मुझे पता है कि अगर मैं क्लोरीन और क्लोराइड में कंपेयर करूं तो मुझे पता है कि इसका साइज ज्यादा आने वाला है, एनायन का साइज ज्यादा आने वाला है, बिकॉज हमने जो इलेक्ट्रॉन ऐड किया है अब वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करके उसका साइज बढ़ा देगा। तो एनायन का साइज तो ज्यादा होता ही है, तो मतलब जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा, देखना एन है, n-1 है, n-2 है, n-3 तक जा सकता है। तो -3 का मतलब उसमें आपने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, अभी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा वो बहुत ज्यादा हो रहा होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बहुत हाई होगा, और रिपल्शन होने से ऑब्वियसली उसकी रेडियस बढ़ जाएगी। तो साइज ये है, साइज का ऑर्डर ये है। ठीक, तो ये जब साइज का ऑर्डर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या बनेगा, इस तरीके से। ये बन जाएगा आपका यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। मींस मैं ये कह सकता हूं कि चार्ज ऑन एनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, ये बताओ। क्या चार्ज ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया और चार्ज ऑफ एनायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं पीछे, आपके बुकलेट में भी है, एनसीईआरटी में भी, आयनिक आयनिक चार्ज आयनिक साइज से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया। ये इतना चारों फैक्टर बता दो, अभी तक चारों फैक्टर क्या क्लियर है? अरे ये बताओ, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब एनायन कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन ऐड करके, अब जैसे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत बढ़ जाएगा। प्रोटॉन तो सेम है, न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है, और आप इलेक्ट्रॉन डालते जा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन डालने से उसमें क्या होगा, रिपल्शन बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो N3 नेगेटिव है इसका साइज सबसे बड़ा होने वाला है, और इसका ये पेरेंट एटम है, ये तो खैर सबसे छोटा होगा ही। तो इस तरीके से ये साइज का ऑर्डर है। क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। अब एक और फैक्टर आता है बट उसका काम अभी उतना नहीं हो पाएगा, वो आपको हाइब्रिडाइजेशन इस टॉपिक में आता है, बट उसको हम अलग से पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। फिलहाल मैं यहाँ पर उसको आपको लिखवा देता हूं, ठीक है, इसको यहाँ पर लिखवा देता हूं मैं, हाइब्रिडाइजेशन को। आपने थोड़ा बहुत सुना होगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जहां पर क्या होता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं, वो हाइब्रिड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिक्सिंग होने से वो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बनाते हैं। तो हाई ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिक्सिंग होने को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, उससे नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। बट फिलहाल यहाँ पर बहुत ज्यादा हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट लिखने का आप लिख सकते हैं कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp sp2 और sp3। ठीक है, इसको बस आप अभी लिख लो, बॉन्डिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके अंदर आएगा।
इसके अंदर अगर मैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पूछूं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ना, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एसपी के अंदर एस कैरेक्टर कितना आ जाएगा? ठीक है, एसपी, sp2, sp3। एसपी के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% आ जाएगा, क्योंकि 50% एस रहेगा, 50% पी रहेगा। sp2 के अंदर 33.3% और इसके अंदर मुझे 25% एस कैरेक्टर मिलने वाला है। ये होता है कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है। ठीक है, तो इसलिए मोर एस परसेंटेज, more will be the इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही बढ़ेगी जितना एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि एस जो ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा क्लोज होते हैं किसके? न्यूक्लियस के। एस ऑर्बिटल ज्यादा क्लोज होंगे न्यूक्लियस के, तो इसलिए अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वो लगाएंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसमें बढ़ जाएगी। अगर एस में इलेक्ट्रॉन होगा तो अट्रैक्ट, ठीक है, ज्यादा करेगा तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन को बाद में, फिलहाल आप अभी इतना लिख करके इसको छोड़ दो। ठीक है, ये मुझे बताइए, क्या ये पांचों फैक्टर आपने लिख लिए हैं? इसमें से 4 फैक्टर क्लियर हैं? ठीक है, पहला पढ़ा साइज ऑफ एटम, जेड इफेक्टिव, चार्ज ऑफ कैटायन, उसके बाद चार्ज ऑन एनायन और हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर हम बात करें कि ट्रेंड को मुझे बताना है, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये बताओ क्या हम जनरल ट्रेंड बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? आप जेड इफेक्टिव को ले लो, जेड इफेक्टिव को लेकर के मुझे ये बताओ कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए? जेड इफेक्टिव को आप मान के चलो। हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे बेटा, वो अभी इसका पार्ट नहीं है, बॉन्डिंग चैप्टर में आएगा डिटेल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कौन से टाइप का होता है। मुझे ये बता दो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या कम होगी? जनरल ट्रेंड पूछ रहा हूं, विदाउट एक्सेप्शन। जनरल ट्रेंड क्या है लेफ्ट टू राइट जाने पर? लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट पॉइंट लेफ्ट टू राइट, जनरल ट्रेंड बता दो मुझे। स्लाइड देख लो पीछे, मैंने क्या क्या कि मेन पॉइंट आप नोट करते जाओ, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको नोट करते रहो। जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN लिखा हुआ है, और लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी कि नहीं? हाँ भाई, इंक्रीज होगी ना, यस, इंक्रीज एज साइज डिक्रीजेस। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जा रही है, और उसका मैं एक रीजन बता सकता हूं, बिकॉज इसमें जेड इफेक्टिव क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो जेड इफेक्टिव लेफ्ट राइट इंक्रीज होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी। ठीक है भाई। दूसरा, टॉप टू बॉटम के लिए भी बता दो, जनरल ट्रेंड पूछ रहा हूं, टॉप टू बॉटम के लिए भी बता दो। टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव रिमेन सेम, वो तो फैक्टर हुआ नहीं, बताया है ना कि टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव रिमेन सेम, कुछ नहीं कर सकते जेड इफेक्टिव से, टॉप टू बॉटम सेम है। क्या देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से साइज उसका बढ़ रहा है। टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से साइज बढ़ता जा रहा है, तो अगर साइज बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी, तो EN क्या होती जाएगी? डिक्रीज, और रीजन हम लिखेंगे बिकॉज साइज इंक्रीजेस। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। फिलहाल ये हम कुछ ट्रेंड दिखा सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब इसके बाद अपने पास एक्चुअल में क्या हो रहा है, कितने उसकी वैल्यूज हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक पॉलिंग स्केल आती है, पॉलिंग स्केल से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को
चेक करते हैं। पॉलिंग स्केल से एक रिलेटिव वैल्यू मिलती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। मतलब पॉलिंग साइंटिस्ट ने जैसे एक स्केल बनाई, उसमें उसमें हम देखते हैं कि भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी आ रही है, इसकी इतनी आ रही है, अलग अलग वैल्यूज आती हैं। ऐसे बहुत सारी स्केल है, पॉलिंग स्केल है, मुलिकन स्केल है, ऑलरेड रोचो स्केल है, 2 3 4 स्केल यहाँ पर हैं। बट अपने सिलेबस में जो मेन मेन है वो तो पॉलिंग स्केल और मुलिकन स्केल, इन दोनों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिंग स्केल में क्या हुआ था कि रिलेटिव वैल्यू बताता है ये, और जाई ए माइनस जाई बी, ये क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जब हम दिखाते हैं ना तो इस तरह के एक्स के एक सिंबल से दिखाते हैं। कई बार बुक्स में ये ऐसे भी लिखा होगा, ठीक है, ये ऐसे भी लिखा होगा, मैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स के इस तरीके के सिंबल में। तो इसको कहते हैं जाई ए। जाई का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो जाई ए माइनस जाई बी जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इज इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट डेल्टा। फिलहाल ये उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ आएगा। ये वैल्यू उन्होंने कब दी, जब यहाँ पर किलो जूल पर मोल के अंदर वैल्यूज लिखी हुई हैं। किसकी वैल्यूज किलो जूल पर मोल में लिखी हुई हैं? ये डेल्टा क्या है? ये है ई ए बी, ई ए इंटू ई बी बी। अब ये क्या चीज है भाई? अगर हम इसको देखें तो ये क्या चीज है? इसमें ई ए का मतलब है, ये जो ई ए बी या ई ए लिखा हुआ है इसका मतलब है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक, ए और बी ये जो इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इसको ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू किलो जूल पर मोल में ली हुई है। ठीक है, तो ये ई ए बी मतलब कितनी एनर्जी उसको चाहिए ब्रेक करने के लिए, तो हम इसको लिखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है भाई। और ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस में होगी? किलो जूल पर मोल के अंदर होगी। किलो जूल पर मोल के अंदर होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ए और बी की, इसी तरह से ए और बी और बी के बीच में। और ये 0.1017 है। ठीक है, ये पूरा एक वैल्यू, ये पूरा एक फॉर्मूला बनता है। दूसरा, इफ, नोट करके भले ही हम लिख सकते हैं कि इफ ई ए बी जो भी है ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर ये किलो कैलोरी पर मोल के अंदर आए तो हम यहां पर चेंज करते हैं, देन यूज 0.208। ठीक है, तो अपने को 0.1017 की जगह पर 0.208 को यूज करना है। कब? जब अपने पास ये वैल्यू किसमें गिवन हो? किलो कैलोरी पर मोल में गिवन हो। अगर किलो जूल पर मोल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आप 0.1017 यूज कर लो। बाकी फॉर्मूला सब कुछ सेम है। बहुत कम या तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है, न्यूमेरिकल तो इस पे बहुत कम आते हैं। तो ये पॉलिंग स्केल थी, रिलेटिव वैल्यू थी। ठीक है, पॉलिंग स्केल थी, रिलेटिव वैल्यू थी, ये पहली स्केल उन्होंने दी थी। पॉलिंग स्केल इसको कहते हैं, सबसे ज्यादा यही यूज होती है। ठीक है, क्या ये क्लियर है इतना? ठीक बेटा, इसमें इसका एग्जांपल भी अभी देंगे। सेकंड, इन्होंने क्या कहा? मुलिकन स्केल। मुलिकन साइंटिस्ट ने भी एक स्केल दी थी। मुलिकन, आप ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। अब आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ना, उसका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आएगा मिलिकन का। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाई 2, ये उन्होंने फॉर्मूला लिख के दिया मिलिकन स्केल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाई 2, इनका एवरेज आप ले लो तो आपको मिलिकन स्केल मिल जाएगी। आपको मिलिकन स्केल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी।
ये डायरेक्टली पूछे जाने वाला फॉर्मूला है, इस पे कोई न्यूमेरिकल मैंने नहीं देखा अभी तक, डायरेक्टली इस पे फॉर्मूला पूछा जाता है। नोट क्या करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज क्या होती हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर 2.8 टाइम्स ग्रेटर इन मिल्कियन स्केल देन किसके कंपैरिजन में, पॉलिंग स्केल के कंपैरिजन में। पॉलिंग स्केल के कंपैरिजन में 1.8 टाइम्स 1.8 टाइम्स ज्यादा वैल्यूज होती हैं किसके कंपैरिजन में, पॉलिंग स्केल के कंपैरिजन में। जब आप मुल्कियन स्केल में वैल्यूज निकालोगे तो आपको 1.8 टाइम्स वैल्यूज ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, ये कुछ है, ये दो स्केल्स हैं जिनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकते हो। डायरेक्टली आपके पास फॉर्मूले हैं बहुत ज्यादा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं आती। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाता है। तो ये इस तरीके से उन्होंने निकाला पॉलिंग स्केल में और मुल्कियन स्केल में। देखो अब मैं आपको मेन चीज बताता हूं। ठीक है, इसमें इसमें क्या रिपीट करना है बताओ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाय 2, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.8 टाइम्स ज्यादा आती है एज कंपेयर टू पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल के कंपैरिजन में 1.8 टाइम्स ज्यादा आती है। ठीक है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे हम फर्स्ट पीरियड में गए तो हाइड्रोजन है और इधर हीलियम है। ठीक है, हाइड्रोजन है इधर हीलियम है। तो नोबल गैसेस की तो हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि नोबल गैसेस में कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन है नहीं, किसी से वो खींचेंगे तो नहीं, क्योंकि वो पहले से क्या है NH2 NP6, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है। तो हीलियम को तो हटा देते हैं हम लोग। ठीक, यहां से अगर हम लिखते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। अब आप ये भी ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो वही टेंडेंसी किसकी होगी, मेटल की या नॉन मेटल की। अभी हम सारे एप्लीकेशन करेंगे इसके बाद, तो आप रिलेट कर पाओगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आखिर यूज कहां करें। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि मेटल की प्रॉपर्टी खींचने की होती है या नॉन मेटल की। किसकी प्रॉपर्टी होती है खींचने की, इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करता है, मेटल करते हैं कि नॉन मेटल करते हैं, ऑब्वियसली नॉन मेटल करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा आएगी उतना ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये बताओ कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्या ये कह सकते हैं। ठीक, अब दूसरा इसमें लिथियम। मेन मैं आपको बता रहा हूं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब डी ब्लॉक आप देख रहे हो, यहाँ पे डी ब्लॉक नहीं लिखा हुआ है। डी ब्लॉक के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, वेरिएबल वैलेंसी रहती है, बहुत ज्यादा उसके बारे में बात हम नहीं करेंगे। ये आपको मेन ब्लॉक एलिमेंट और ये एस और पी के बारे में आपको बात करनी है। हाइड्रोजन है 2.1, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि किस स्केल में देख रहे हैं, पॉलिंग स्केल में। पॉलिंग स्केल में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है जो इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार इनकी जरूरत पड़ेगी चैप्टर के अंदर, हर एक चैप्टर में। आप अब केमिस्ट्री में हर जगह आपको हर एक चैप्टर में इनकी जरूरत पड़ेगी। तो 2.1 इसकी है, इसकी 1.0, 1.0 से आप नीचे आते जाओ, 0.9, 0.8, 0.8, 0.7। ठीक है, ये तो इनकी वैल्यूज हो गई। इधर 1.0 से 0.5 बढ़ते चलो, 1.0 से 1.5, 2.0, 2.5, 3.0,
3.5 4.0, फ्लोरीन आया 4.0, डाउन आप 3.0, 2.8, 2.5, 2.2। कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने पढ़ा था जनरल ट्रेंड में कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। डाउन द ग्रुप आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो डाउन द ग्रुप अगर हम यहां देखें, इस वाले ग्रुप की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसमें भी सीजियम की। तो क्या हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये मुझे बताओ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका मतलब फ्लोरीन की 4.0 जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही है पूरी पीटी में, वो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक बिहेवियर शो करेगा। और सीजियम आपको पता है कि सबसे ज्यादा मेटेलिक होता है, तो उसकी खींचने की टेंडेंसी सबसे कम है, क्योंकि मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन को देते हैं उल्टा। तो इसकी 0.7, इसकी 4.0। देखो ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। फ्लोरीन सबसे ज्यादा नॉन मेटल, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन धीरे धीरे कम होता जाएगा। और यहाँ पर इनकी मेटल ये सबसे ज्यादा मेटेलिक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। ठीक है, ये क्लियर है? मेन आपको यही पूछे जाएंगे। ठीक है, इसकी भी अभी एक इसमें तरीका बता देता हूं आपको। एक एक ऑर्डर लिख लेता हूं मैं, जिससे कि ये तो मेन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको बुक में एस और पी के लगभग सारे ही एलिमेंट की गिवन होगी, बट वो क्वेश्चन इसमें नहीं बनते। जनरली बहुत एडवांस क्वेश्चन उसमें बनते कि कहीं से कोई भी एटम उठा के आपको दे दिया। मेनली क्वेश्चन इन्हीं से कवर हो जाएंगे। याद कैसे रखेंगे फिलहाल इनको? याद कैसे रखेंगे कि इसमें एक ऑर्डर आपने याद रखना है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा 4.0, फ्लोरीन के बाद आएगा ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन और क्लोरीन सेम है। नाइट्रोजन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आया, नाइट्रोजन क्लोरीन सेम है। देखो नाइट्रोजन भी 3.0, क्लोरीन भी 3.0। उसके बाद ब्रोमीन आया 2.8 के साथ। ब्रोमीन के बाद सल्फर 2.5 इक्वल कार्बन 2.5 इक्वल आयोडीन 2.5, और फिर आया फॉस्फोरस 2.1 इक्वल हाइड्रोजन 2.1। इसके अलावा आपको फिलहाल कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से इसमें आप जो भी यूज करना हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, इससे यूज कर सकते हो मेरे ख्याल से। ठीक है, इसके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्लोरीन की सेम है। आप देखो नाइट्रोजन क्लोरीन 3.0, 3.0, ब्रोमीन, फिर सल्फर कार्बन आयोडीन, इन ब्रोमीन 2.8, सल्फर कार्बन आयोडीन 2.5, 2.1, 2.1। बहुत कोई अगर आप रेफरेंस बुक देखोगे तो उसमें एक्सैक्ट 4.0 नहीं दिया होगा। ठीक है, उसमें पॉइंट का कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, बट हम मेनली यही यूज करते हैं। और एनसीईआरटी के अंदर भी यही वैल्यूज लिखी हुई है जो यहाँ पे मैंने लिखी है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी वैल्यूज आप नोट कर सकते हो, याद कर सकते हो। फैक्टर हमने देखी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, स्केल पे डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं, उस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है। पॉलिंग स्केल यहाँ पर इस तरीके से, मुलिकन स्केल में हम नहीं पढ़ते हैं, ये भी बता दूं। कहीं पे आपको मुलिकन स्केल नहीं पूछी जाएगी। अगर देखना भी है तो 4.0 1.8 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। और दूसरा इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज कहां कहां कर सकते हैं। ये बताओ पहले, इतना क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना इतना? चलो बढ़िया। इसको आप धीरे धीरे इसको याद कर लेना ऑर्डर को, इसके अलावा कुछ नहीं है, मेन ऑर्डर यही है। देखो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
अगर भाई इसमें देखा जाए एप्लीकेशन को, तो पहला आता है नोमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी का मतलब होता है टू, बाइनरी सिस्टम होता है ना जैसे, वैसे बाइनरी कंपाउंड, इसके अंदर दो एटम आपके होंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड, जैसे मैं कहता हूं HCl, तो HCl में क्या है, दो एटम है, हाइड्रोजन क्लोरीन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल से अपने को पता है, हाइड्रोजन 2.1 देता है, ठीक है, और क्लोरीन 3.0 दे रहा है, सही है। अब इसको लिखने का तरीका यहाँ पे क्या बनेगा कि कैसे इसको लिखा जाए, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसको बाद में लिखा जाता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसको बाद में लिखा जाता है, और उसके पीछे IDE लगा देते हैं। तो जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको एज अ सफिक्स लिखा जाता है भाई, ठीक, एज अ सफिक्स उसको लिखा जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और उसके साथ साथ उसके पीछे IDE लगा देते हैं। तो HCl का अगर हम नाम देखें तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर कैसे होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आगे वाले के नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, हाइड्रोजन पीछे क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो हमने पीछे लिख दिया। लाइक हम लिखे PCl3, फॉस्फोरस 2.1, क्लोरीन 3.0, पता है कि क्लोरीन ज्यादा है तो लिखा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कितने क्लोरीन है, 3, तो फॉस्फोरस ट्राई, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। क्या ऐसा कर सकते हो आप लोग? लास्ट BrCl, दोनों ही हेलोजन है Br और Cl, Cl 3.0, Br 2.8। ये बताओ, लिख लोगे? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्लोरीन की, तो इसमें आएगा ब्रोमीन क्लोराइड, ठीक। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको सफिक्स यूज करो, उसके पीछे IDE लगा दो, ठीक है, आराम से वहां पर आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। क्या ये एप्लीकेशन क्लियर है? क्या ये एप्लीकेशन क्लियर है? तो नोमेनक्लेचर और बाइनरी कंपाउंड आप आराम से इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। अगली आप देखिए कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकाला जाता है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आगे बहुत ज्यादा हम उसको यूज करेंगे, कि कोई भी हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हम आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, वो 100% ना तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ना ही 100% आयनिक बॉन्ड होता है। हर एक बॉन्ड का एक परसेंटेज होता है, ठीक है, भले वो 99 और 1% हो, बट उसका परसेंटेज होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि कोई भी आप मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड पढ़ रहे हैं, उसके अंदर बॉन्ड का परसेंटेज होता है। अब सपोज जैसे 50% क्या हो रहा है, 50% आयनिक हो रहा है और 50% कोवेलेंट हो रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है, ठीक। और अगर इसके अंदर आपके पास 60% आयनिक आ गया, 40% कोवेलेंट आ गया, तो हम इस केस में लिखते हैं कि वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक होगा, मतलब वो उसमें आयनिक पार्ट डोमिनेंट है, 60% आयनिक है, प्रीडोमिनेंटली वो आयनिक पार्ट उसके अंदर होगा, मतलब वो बॉन्ड ही आयनिक होगा। जनरली हम कहते हैं वो बॉन्ड आयनिक होगा, बट एक्चुअल में उसकी परसेंटेज निकाले तो वो सिर्फ 60% आयनिक है, बाकी 40% उसके अंदर कोवेलेंट का कैरेक्टर है। तो इस तरीके से हर एक बॉन्ड आयनिक और कोवेलेंट दोनों ही होता है, बस अपने को क्या निकालना है, परसेंटेज उसका निकालना है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको हेल्प करती है उस परसेंटेज को निकालने में। ये आप ध्यान देना पहले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ठीक है, जिसको हम डेल्टा EN करके दिखा सकते हैं। ठीक है, डेल्टा EN जो कि अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बता रहा है। जितना ज्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम के बीच में जितना ज्यादा है उसमें आयनिक बॉन्ड या आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा कि अगर डिफरेंस, नोट करने वाला पॉइंट है कि अगर इसमें जो डेल्टा EN है और एक होता है परसेंटेज आयनिक, अगर डेल्टा EN अपने पास 1.9 आ रहा है, किसी किसी बुक में 1.7 भी लिखा होता है, 1.9 अगर अपने पास आ रहा है तो उसमें 50% का आयनिक कैरेक्टर होगा, 50% आयनिक 50% कोवलेंट, वो 1.9 में आएगा। अगर 1.9 से मोर देन 1.9 अगर डिफरेंस आ रहा है, दो एटम है उनके बीच में डिफरेंस 1.9 से ज्यादा आए, तो उस केस में ये मोर देन 50%, मतलब हम ये कहेंगे कि वो बॉन्ड कैसा बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं मोर देन 50% लिखने से बढ़िया कि वो आयनिक बॉन्ड ही होगा। ठीक, प्रिडोमिनेटली आयनिक बॉन्ड होगा। और अगर ये डिफरेंस लेस देन 1.9 आए तो हम ये कहेंगे कि वो बॉन्ड कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है तो वो क्लियर हो जाएगा कि 50% कोवलेंट 50% आयनिक है। अगर डिफरेंस 1.9 से बढ़ा तो आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, मतलब आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। 1.9 से कम आया तो कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, जिसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, वो पूरा कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इससे हम बता सकते हैं। बाकी ये आपने याद रखना है कि जितना ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दो एटम के बीच में, उसमें आयनिक बॉन्ड बनना, आयनिक कैरेक्टर के उतने चांसेस बढ़ जाएंगे, उतना ज्यादा आयनिक होता जाएगा। फिलहाल इसका उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला दे दिया, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का एक फॉर्मूला उन्होंने निकाल के दे दिया। ठीक है, उन्होंने फॉर्मूला क्या बनाया, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, एक फॉर्मूला उन्होंने निकाल के दे दिया, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 16 जाई ए माइनस जाई बी, मतलब उसका मोड हमने लेना है, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ए और बी में उसका हमने मोड लेना, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो 16 जाई ए माइनस जाई बी प्लस 3.5 जाई ए माइनस जाई बी होल स्क्वायर। ठीक, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है, जाई ए माइनस जाई बी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये फॉर्मूला आप लगाइए, आपको एग्जैक्ट जो हम बात कर रहे हैं ना, हम किसकी बात कर रहे हैं कि ये परसेंटेज कैसे निकाला जाए, ये जो परसेंटेज है, अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं मोर देन 50%, लेस देन 50%। सपोज आपके पास 2.1 आ गया, अगर इसने पूछा चलो ठीक है आयनिक बॉन्ड तो है 1.9 से ज्यादा है, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ कितनी है, तो फिर आप वहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, फिर आप वहां पे पूरी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ भाई इसमें 60% आयनिक कैरेक्टर है। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, अब मैं आपसे अगर पूछूं HCl, आप HCl का निकालना, यहाँ पे एग्जांपल आप HCl का प्रैक्टिस करना कि HCl में हाइड्रोजन 2.1 है, क्लोरीन 3.0 है। ठीक है, 0.9 का वहां पे डिफरेंस आ रहा है। अब 0.9 का डिफरेंस आ रहा है तो उसको रखो 16 इंटू 0.9 प्लस 3.5, 0.9 का होल स्क्वायर, और फिर उसमें निकालो कि कितना आयनिक कैरेक्टर आ रहा है। ठीक, तो ये फॉर्मूला इसके लिए बनाया हुआ है। जनरली अगर एक्सैक्ट कभी पूछना पड़े तो ये फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो इससे आप आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो, है ना, इससे आप आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो। मुझे ये बताओ क्या ये क्लियर है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर क्या अपने को क्लियर हो जाएगा। कोई भी, यहाँ मैंने HCl दिया है, कोई किसी का भी आपसे निकाल के वो पूछ सकता है कि कितना उसमें कैरेक्टर बन रहा है।
कितना परसेंटेज बन रहा है ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं बेटा, एक्जैक्ट या तो फॉर्मूला पूछेगा, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इससे तो आसानी से प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। फिलहाल एक मैंने बताया कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। अब मुझे ये बताओ, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है? आयनिक स्ट्रॉन्ग होगा, कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग होगा? आयनिक स्ट्रॉन्ग होगा कि कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग होगा? कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? आयनिक होगा ना, यस। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा आयनिक बॉन्ड। अब देखो HCl, देखो इसका एग्जांपल देता हूं अभी, HF, HCl, HBr, HI। ठीक है भाई, ये हमने चार बनाए, HF, HCl, HBr, HI। अब इनके अंदर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं? क्या हम डेल्टा EN इसमें निकाल सकते हैं? क्योंकि अगर हमें डेल्टा EN पता लग गया तो हम बहुत सारे कैरेक्टर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर को? यहाँ पर कितना आएगा? 4.0, 2.1, इसमें 1.9 का डिफरेंस आ जाएगा, इसमें 0.9 का डिफरेंस आ जाएगा। हाइड्रोजन कितना है? 2.1, ब्रोमीन कितना है? 1.9, ठीक है, 0.2। और इसमें आयोडीन कितना है? आयोडीन हमने कितना, हाइड्रोजन 2.1 है और आयोडीन कितना है? 2.5। ब्रोमीन 2.8 है। क्या हम इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमने निकाल लिया? अब आप मुझे बताओ कि आयनिक आयनिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होगा? आयनिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होगा, मुझे ये बता दो। आयनिक कैरेक्टर, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आएगा उसके अंदर। सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें आ जाएगा, ये बताओ। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें आ जाएगा? तो आयनिक कैरेक्टर के हिसाब से अगर हम लगाएं तो हम लगा सकते हैं कि HF, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद HI। क्या हम ऐसा लगा सकते हैं आयनिक कैरेक्टर? दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताओ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर रहेगा? बॉन्ड की स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर रहेगा? तो क्या मैं यहां पे लिख दूं? क्या यहां पर मैं लिख सकता हूं कि आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ? भाई जितना ज्यादा वो आयनिक कैरेक्टर शो कर रहा है उतना ज्यादा उसमें बॉन्ड का स्ट्रेंथ आएगा। क्या ये यहाँ पे लिखा जा सकता है? बॉन्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किस में आएगा? सेम ऑर्डर रहेगा, ठीक है। HF आएगा, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। तो ये सब हम किससे देख पा रहे हैं? बस अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, बाकी हम अपने आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि ये HCl आपने पढ़ा हुआ यार एसिड है, HCl एसिड है, एसिडिक कैरेक्टर तो इन सबका है, एसिडिक कैरेक्टर तो सबका होगा ना। आपने पढ़ा हुआ HCl, आपने ज्यादा सुना हुआ है, बट सारे के सारे एसिड है। अब मुझे ये बताओ कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है? एसिड का मतलब क्या होता है? जो कि हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाले, है ना। हाइड्रोजन आयन को जो बाहर निकालेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। जो जितना जल्दी बाहर निकालेगा हाइड्रोजन को वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। इसमें कौन ज्यादा जल्दी हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, बस मुझे इतना बता दो। सब कुछ आपने सामने लिखा हुआ है। जल्दी हाइड्रोजन को कौन बाहर निकालेगा, मतलब बॉन्ड किस में जल्दी ब्रेक हो जाएगा? बॉन्ड जल्दी ब्रेक किसके अंदर होगा? भाई जिसके अंदर बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तभी तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। बॉन्ड किसके अंदर जल्दी ब्रेक होगा? दिखाई दे रहा है? बॉन्ड किसके अंदर जल्दी ब्रेक होगा? HF किसके अंदर? बॉन्ड की स्ट्रेंथ HF में सबसे ज्यादा है, HI में बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम है। यस, HI में, ठीक है।
क्योंकि HI के अंदर बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम है, हमने थोड़ी सी एनर्जी दी तो HI सबसे पहले ब्रेक होगा। तो ये बताओ कि यार जब HI सबसे पहले ब्रेक हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? HI की। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा है एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रेक ही नहीं होगा। तो क्या ये दूसरा हम यूज कर सकते हैं इसको? देखो, अब बॉन्ड एसिडिक कैरेक्टर मैंने लिखा, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक। तो जो जितना जल्दी ब्रेक डाउन होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? HI। सिंपल सा है। ये सब हमने किससे प्रिडिक्ट किया है? ये सब हमने प्रिडिक्ट किया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आए तो मैं आयनिक कैरेक्टर बता सकता हूँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बता सकता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ बता सकता हूँ, ठीक है। ये सब काम मैं इससे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। ये बताओ, क्या ये क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपने को पता है, हम बहुत सारी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो लास्ट हमने ये पढ़ा था कि नोट करके अगर हम लिखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। क्योंकि नॉन मेटल भी क्या करते हैं? नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक। मैं इसको प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। जितना ज्यादा नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी नॉन मेटालिक कैरेक्टर, उतना ज्यादा होगा, बताओ, है ना? उतना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर बनेगा उसका, ठीक। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेटालिक कैरेक्टर के। तो मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इससे, कर सकते हैं कि नहीं? मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को भी इससे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर गिवन हो तो मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट हो सकती है। दूसरा मुझे ये बताओ कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करना ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? इतना बता दो, इलेक्ट्रॉन को गेन करना ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? सारी पुरानी चीजें यूज हो रही हैं, सब आपने पढ़ा हुआ है इसके अंदर। यस, रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करना रिडक्शन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, यानी कि उनका रिडक्शन हो रहा है। और जिनका रिडक्शन होता है वो कौन से एजेंट होते हैं? जिनका रिडक्शन होता है वो एजेंट कौन से होते हैं? सही है, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो क्या ये लिखा जा सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर? मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो उतने ही ज्यादा होंगे। और मेटेलिक, मेटेलिक कौन से होते हैं? मेटल कौन से होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग नेचर, हम ये भी लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग नेचर। क्या ये आराम से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसको? क्या इसको आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है? कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, तो यहां पर चाहे मैं लिख लूं कि जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है रिडक्शन। और अगर वो रिडक्शन करें तो वो कौन से एजेंट हो जाएंगे? वो हो जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मतलब अगर मैं एप्लीकेशन देखने पे आऊं तो ढेरों एप्लीकेशन मुझे मिल जाएंगी, बहुत एप्लीकेशन मिल जाएंगी। जी, तो हमने यहाँ पे कर लिया कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर,
और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग कैरेक्टर और बाइनरी कंपाउंड्स के अंदर नोमेनक्लेचर, ये बता दो। क्या अब कुछ लग रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कहीं पे कोई यूज हो सकता है कि नहीं? इतने एप्लीकेशन से अपने को पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आखिर यूज कहाँ किया जाता है। सही है। अब आपका काम ये है, इसके नोट्स में भेज दूंगा सारे। आपने एनसीईआरटी बनानी है, आपने एग्जाम्पलर बनानी है। पहले आप एनसीईआरटी बनाओगे क्योंकि कल हमने एनसीईआरटी को डिस्कस करना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो अनसॉल्व्ड है, चाहे सॉल्व्ड है, इन टेक्स्ट के, चाहे चैप्टर एंड के हैं, एक्सरसाइज है, वो सारे हम कल के दिन में करेंगे। तो वो आपका काम है कि उसको कल आप तैयार करके आओ, जो भी आपके पहले आप सॉल्व करके आओ, जो डाउट बन रहे हैं उसको कल के क्लास में आप पूछोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पलर दूंगा आपको। फिलहाल आपने कल एनसीईआरटी के सारे ये क्वेश्चन बनाने, चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके अलावा कहीं पर कोई भी चीज अगर रह गई हो तो क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट हो जाएगी। जहां पर वो क्वेश्चन में उसका यूज आएगा वहीं पे मैं उसको करवा दूंगा, क्योंकि इसके बाद जो भी है वो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, उसको आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे, कोई नया कंसेप्ट आएगा कहीं पे तो वहीं पे उसको पकड़ लेंगे फिर। ठीक, ये बताओ क्या इतना क्लियर है? हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको सारे, मतलब चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप अपने नोट्स बनाने पूरे शुरू कर दो। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स पे आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है भाई, इतना क्लियर है? ये भी आपको मैं भेज देता हूँ, जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है ये भी आपको मिल जाएगा, एज वेल एज हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे।